समाजशास्त्र की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये प्रश्नावली का हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम प्रश्नावली के मेरिट एंड डीमेरिट्स, मतलब गुण और दोष, प्रश्नावली निर्माण की प्रक्रिया प्रोसेस, और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में, और मेथड्स ऑफ यूजिंग क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली है उनका प्रयोग हम किन तरीकों से करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली निर्माण की प्रक्रिया क्या है, उसके कौन कौन से चरण हैं। देखिए, प्रश्नावली निर्माण की प्रक्रिया ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें एक ऐसे प्रश्नों की सूची तैयार हमें करनी होती है जिन प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता को बिना शोधकर्ता की सहायता के देना पड़ता है। क्योंकि प्रश्नावली वह प्रविधि है जिसमें जो सूचना प्राप्त होती है सामाजिक शोध के लिए, वो सूचनादाता को स्वयं भरकर प्रदान करनी होती है। इसमें सूचनादाता और शोधकर्ता आमने सामने मौजूद नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें इस हिसाब से प्रश्नों को तैयार करना या प्रश्नावली को ऐसे तैयार करना जो कि सरल हो, स्पष्ट हो और सूचनादाता के आसानी से समझ में आने वाला हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग कार्य होता है। इसके लिए एक क्रमबद्ध प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिनका वर्णन हम कर रहे हैं। पहला है शोध समस्या का ज्ञान, नॉलेज अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहला जो स्टेप होता है प्रश्नावली निर्माण का, वो जिस विषय से संबंधित हम शोध करना चाहते हैं उस विषय के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि उस विषय से संबंधित संपूर्ण ज्ञान होगा तो ही उससे संबंधित हम क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे। इसके लिए हमें जो शोध करता है उसको पूर्व में किए गए उस विषय से संबंधित शोध साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से उस समस्या को समझ लेना चाहिए, और उस समस्या में किन किन पक्षों पर हमें अधिक स्ट्रेस देना है, ध्यान केंद्रित करना है, उन पक्षों को भी स्पष्ट कर लेना चाहिए, और किस पक्ष पर कितने क्वेश्चन तैयार करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं जिनसे हमें अधिकतम सूचना शोध के लिए सूचना प्राप्त हो सके, उसका पहले से हमें ध्यान होना चाहिए। तो सबसे प्रमुख जो पहला चरण है प्रश्नावली निर्माण का, वो शोध समस्या का संपूर्ण ज्ञान है। इसके पश्चात शोध समस्या का संपूर्ण ज्ञान होने के पश्चात अगला स्टेप अपना आता है प्रश्नों की रचना। प्रश्नों की रचना का तात्पर्य ये है कि प्रश्नों का निर्माण किस तरह से करना है। तो प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जो एकदम से सरल हो, स्पष्ट हो, क्योंकि शोध सूचनादाता को यदि क्वेश्चन कठिन लगते हैं तो वो शोधकर्ता उनके सामने मौजूद नहीं होता है ताकि वो उनको समझा पाए। इसीलिए प्रश्न जो है वो एकदम सरल स्पष्ट होने चाहिए, और जो प्रश्न का निर्माण हम कर रहे हैं वो प्रश्न अध्ययन विषय से संबंधित होना चाहिए। केवल वही प्रश्न हमें शामिल करने चाहिए इसके अंदर जो हमारी शोध समस्या है उससे संबंधित अधिकतम जानकारी हमें प्रदान कर सके। इसके पश्चात प्रश्नों की भाषा व क्रम का चरण आता है। इसमें प्रश्नों के क्रम का तात्पर्य ये है कि प्रश्न उचित क्रमानुसार होना चाहिए। सभी प्रश्न आपस में अंतर संबंधित होने चाहिए। अंतर संबंधित होने का तात्पर्य ये है कि आगे वाला क्वेश्चन है वो पीछे वाले से संबंधित होना चाहिए। और प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्नों की भाषा वही होनी चाहिए जो जिस अध्ययन क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिन सूचनादाताओं के पास हम प्रश्नावली भेजने वाले हैं, वो सूचनादाता कौन सी भाषा समझते हैं वही भाषा हमें इसमें प्रश्नों की लेनी चाहिए। इसके पश्चात सहयोगियों एवं विशेषज्ञों से विचार विमर्श। जब प्रश्नों की हमने रचना भी कर ली और उनकी भाषा व क्रम का निर्धारण कर लिया, उसके पश्चात अपना कार्य होता है ये सब प्रश्नों की रचना करने के पश्चात शोधकर्ता को स्वयं एक बार उन प्रश्नावली को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, और उसमें यदि किसी भी तरह की कोई कमियां नजर आती है तो उन्हें खुद उसको सुधारना चाहिए। खुद यह कार्य कर लेने के पश्चात जो सहयोगी हैं, उसके खुद के जो सहयोगी हैं, कोर वर्कर्स हैं, उनसे उसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए, विचार विमर्श करनी चाहिए। और इसके पश्चात जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट है, जिन्होंने ये काम पहले, जो व्यक्ति ये काम पहले कर चुके हैं, जो अनुभवी है, उन लोगों के साथ भी विचार विमर्श करना चाहिए। और सहयोगियों और विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद प्रश्नावली के अंदर जो भी कमी नजर आती है उस कमी को शोधकर्ता को दूर करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्नावली जब बनकर तैयार हो गई है तो अगला महत्वपूर्ण स्टेप आएगा प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण।
लेकिन ध्यान रहे इसी स्टेप में प्रश्नावली को बहुत अधिक मात्रा में छपाई उसकी नहीं करनी चाहिए। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण का तात्पर्य यह है कि जब अध्ययन के लिए सभी सूचनादाताओं के पास प्रश्नावली भेजी जानी है तो उससे पहले उस प्रश्नावली का एक छोटा सा परीक्षण कर लेना चाहिए। छोटा सा परीक्षण कैसे करेंगे? जिस विस्तृत क्षेत्र का हमें अध्ययन करना है उसमें से कुछ निदर्शन के रूप में कुछ इकाइयों का हम चयन कर लेंगे, कुछ व्यक्तियों का चयन, सूचनादाताओं का चयन कर लेंगे और उन सूचनादाताओं के पास अपनी तैयार की हुई प्रश्नावली को हम भेजेंगे। और फिर वो प्रश्नावली जब हमारे पास लौट कर आएगी तो उस प्रश्नावली में हमें पहले से ही कमियों का पता लग जाएगा भी कौन कौन से क्वेश्चन है उसके सूचनादाता के समझ में नहीं आए हैं, किन क्वेश्चनों का वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, प्रश्नों की भाषा कैसी है और प्रश्न जो हमने तैयार किए हैं, जो प्रश्नावली तैयार किया वो हमारे अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध हमें करवा रही है या नहीं करवा रही है। और इसमें यदि किसी भी तरह की कोई कमी नज़र आती है तो फिर उस कमी को शोधकर्ता को दूर कर लेना चाहिए ताकि हमारा अध्ययन का कार्य वो पूर्ण रूप से सफल होगा। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण करने के पश्चात प्रश्नावली की छपाई का कार्य शुरू होगा। उस प्रश्नावली की छपाई के कार्य में पहले हमें इसकी बाह्य आकृति का ध्यान रखना होगा। इसकी बाह्य आकृति का मतलब है इसका साइज क्या होना चाहिए। तो प्रश्नावली के अंदर एक तो प्रश्नों की जो संख्या है वो कम से कम रखनी चाहिए। अधिकतम प्रश्न यदि हमने बहुत ज़्यादा प्रश्न लिख दिए हैं तो जो सूचनादाता है वो उसमें उसको फिलअप करने में रुचि नहीं लेगा। इसके अलावा इसका जो आकार है वो 8x12 इंच का या फिर 9 इंच x11 इंच का इसका आकार है वो सही रहता है। कागज़ अच्छा होना चाहिए, रंगीन कागज़ होना चाहिए, ज़्यादा मोटा कागज़ नहीं होना चाहिए, चिकना और मजबूत कागज़ होना चाहिए और यह चित्र में भी होनी चाहिए। इसका कवर पेज वो बढ़िया होना चाहिए प्रश्नावली का। तो ये सब कार्य पूरा पहले से बाह्य आकृति डिसाइड करने के पश्चात प्रश्नावली की छपाई का महत्वपूर्ण कार्य शुरू होता है। प्रश्नावली की छपाई के अंतर्गत जो मुद्रण है, जो छपाई का कार्य है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसमें किसी तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि त्रुटियां हैं तो उसको चेक करके ठीक कर लेना चाहिए और जो अक्षर है वो साफ दिखाई देने वाले होने चाहिए। प्रिंटिंग का काम बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए ताकि जो शोध करता है वो अपने अध्ययन विषय में सफल हो पाए और सूचनादाता उस प्रश्नावली की तरफ आकर्षित होकर पूरी रुचि के साथ उस प्रश्नावली को फिलअप करे। सहगामी पत्र जो प्रश्नावली का छपाई का कार्य शुरू होता है तो उसके जो प्रथम पृष्ठ है उसके ऊपर सहगामी को लेटर या अकम्पनिंग लेटर इसके साथ डाला जाता है। इस सहगामी पत्र के अंतर्गत क्या होता है, इस पत्र में अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता का पूरा विवरण दिया हुआ होता है, अनुसंधान के उद्देश्य के बारे में बताया हुआ होता है, अनुसंधान या शोध का क्या महत्व है इसके बारे में बताया हुआ होता है और साथ साथ में इसमें प्रार्थना भी की जाती है कि आप ये अनुसूची भर के फिलअप करके निर्धारित समय में लौटा दें। इसके साथ साथ इसमें अनुगामी पत्र भी भेजे जाते हैं। अनुगामी पत्र वो होते हैं यदि प्रश्नावली को भेजे हुए काफ़ी समय हो गया और प्रश्नावली वापस लौट कर नहीं आती है तो उसके लिए एक अनुगामी पत्र भेजा जाएगा जिसमें उत्तरदाता को प्रेरित किया जाएगा कि आप प्रश्नावली भर के हमारे पास लौटाएं। तो इसका जो पहला अनुगामी पत्र भेजा जाएगा वो प्रश्नावली भेजने के 16 दिन बाद भेजा जाता है। 16 दिन के पश्चात एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें ये प्रार्थना की जाएगी कि हम आपके पास जो प्रश्नावली भेजी गई है वो फिलअप करके कृपया लौटाइए। और पहला अनुगामी पत्र के बाद भी प्रश्नावली नहीं आती है तो दूसरा अनुगामी पत्र है वो फिर 1 सप्ताह के बाद फिर भेजा जाएगा। फिर भी यदि प्रश्नावली लौट कर नहीं आती है तो 2 सप्ताह के बाद फिर एक अनुगामी पत्र भेजा जाएगा और उसके बाद भी यदि प्रश्नावली लौट कर नहीं आती है तो उस सूचनादाता को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, मतलब अपनी अध्ययन सूची से उसको हटा दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है प्रश्नावली के निर्माण की, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए क्वेश्चनेयर। क्वेश्चंस यूज्ड इन ए क्वेश्चनेयर। अब प्रश्नावली में हम किस तरह के प्रश्न शामिल करेंगे, ये भी प्रश्नावली के निर्माण का ये किस्सा है, प्रश्नों के निर्माण का एक हिस्सा है। अप्रतिबंधित या खुले प्रश्न, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो प्रश्न है वो खुले प्रश्न भी अनुसूची में रखने चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ जाए दहेज प्रथा पर आपके क्या विचार हैं, बाल विवाह पर आपके क्या विचार हैं। इसका मतलब सूचनादाता पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, वो जो प्रश्न है उसका खुल के उत्तर अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त वो कर सकता है। तो इन प्रश्नों को अप्रतिबंधित या खुले प्रश्न कहा जाता है। लेकिन एक ध्यान रखना, प्रश्नावली और अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया लगभग एक ही जैसी है, दोनों में आप सेम स्टेप्स यूज कर सकते हैं।
प्रतिबंधित या संरचित प्रश्न, ये वो प्रश्न होते हैं जो सूचनादाता के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, उनसे एक सीमा में बांध देते हैं और सूचनादाता स्वतंत्र होकर अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। जैसे यस नो वाले प्रश्न हैं, चेक मार्क के प्रश्न हैं, सत्य असत्य के प्रश्न हैं, और वैकल्पिक 4 विकल्प या 3 विकल्प में से सही उत्तर का चयन करने वाले प्रश्न हैं, तो वो प्रतिबंधित प्रश्न कहलाते हैं। मिश्रित प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित प्रश्नों का मिक्सअप होता है, उसमें खुले प्रश्न भी होते हैं और उसमें बंद प्रश्न भी होते हैं। चेक मार्क प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसमें आपको सही के सामने सही का निशान लगाना होता है, चेक का निशान लगाना होता है। अनुसूची में कौन से प्रश्न शामिल नहीं करने चाहिए? अस्पष्ट प्रश्न जिनका मीनिंग स्पष्ट ना हो, संदेह वाले प्रश्न जो सूचनादाता के मन में किसी तरह का संदेह प्रकट करे, या ऐसे प्रश्न जो गुप्त सूचनाएं प्राप्त करते हों, जैसे अपराधी की आपकी कोई यदि अपराधी प्रवृत्ति का है तो उसके पर्सनल लाइफ से संबंधित प्रश्न हो, व्यापार के या निजी लाइफ के रहस्यों से संबंधित कोई प्रश्न हो, और बहुत अधिक गहन सूचनाएं प्राप्त करने वाले प्रश्न भी इसमें नहीं शामिल करने चाहिए। जैसे व्यक्ति के पारिवारिक जीवन का संघर्ष है, पत्नी से संबंध है, रिश्वत आदि के बारे में, इस तरह के प्रश्न भी इसमें शामिल नहीं करने चाहिए। कल्पनात्मक प्रश्न भी प्रश्नावली के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए। जैसे क्या तुम भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो, क्या आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। व्यंग्यात्मक ऐसे प्रश्न जो व्यंग्यात्मक हो, कटाक्ष वाले हो, वो प्रश्न भी अनुसूची में शामिल नहीं करने चाहिए। ये इसके निर्माण की प्रक्रिया थी। मेथड्स ऑफ यूजिंग क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली का हम प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में 2 तरीके हम अपनाते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष संबंध और एक होगा डाक या ईमेल के द्वारा प्रेषित। प्रत्यक्ष संबंध का मतलब ये होता है जब प्रश्नावली हमारी बनकर तैयार हो गई है तो उस प्रश्नावली को सूचनादाता के पास हम कैसे पहुंचाएंगे। मेथड्स ऑफ यूजिंग का मतलब उसको हम कैसे सूचनादाता तक लेकर जाएंगे। तो उसका पहला तरीका है प्रत्यक्ष संबंध। जो शोध करता है वो खुद जाकर सूचनादाताओं के पास बांट आएगा प्रश्नावलियों को। कैसे बांट कर आएगा वो खुद, ये कहाँ पर लागू होगा, जब जो चयनित सूचनादाता है जिनका हमें अध्ययन करना है वो एक जगह पर यदि संग्रहित है, एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, तो शोधकर्ता वो प्रश्नावलियां लेकर जाएगा, उनको वो सारी प्रश्नावलियां वितरित कर देगा, बांट देगा और साथ साथ में जो भी निर्देश है वो उनको दे देगा। जैसे मान लीजिए एक महाविद्यालय के बच्चों की स्टडी करनी है तो वहाँ पर बाई पोस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर शोधकर्ता स्वयं जाकर सभी बच्चों को या कर्मचारियों का अध्ययन करना है तो सभी कर्मचारियों को वो प्रश्नावली दे आएगा और साथ साथ में उससे संबंधित दिशा निर्देश भी वो दे देगा। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या प्रत्यक्ष संबंध के द्वारा अनुसूची प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। परंतु इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, जो शोध करता है वो बांटेगा तो प्रत्यक्ष रूप से उनको, परंतु उसे फिलअप करने का जो काम है वो स्वयं सूचनादाता के द्वारा ही किया जाएगा। उसमें शोधकर्ता सूचनादाता की किसी तरह की कोई मदद नहीं करेगा। डाक व ईमेल के द्वारा यदि अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत है, सूचनादाता दूर दूर तक फैले हुए हैं, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नावली का वितरण करना संभव नहीं होता। तो फिर प्रश्नों की वो सूची है, जो प्रश्नावली है, वो चयनित सूचनादाताओं के पास उनका एड्रेस लिखकर या तो ईमेल के माध्यम के द्वारा उनके पास भेज दी जाती है या फिर डाक के माध्यम से उनके पास भेज दी जाती है। तो जो प्रश्नावली है उसका हम 2 तरीकों से प्रयोग करते हैं, या तो प्रत्यक्ष संबंध के द्वारा या फिर डाक व ईमेल के माध्यम से। इसके पश्चात आगे हम करते हैं मेरिट्स ऑफ ए क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली है इसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, क्या लाभ है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो प्रश्नावली का जो पहला और महत्वपूर्ण लाभ है समय की बचत, मतलब न्यूनतम समय इसमें लगता है, मिनिमम टाइम इसमें लगता है। क्यों? क्योंकि एक समय में एक ही साथ बहुत सारे सूचनादाताओं के पास प्रश्नावलियां भेज दी जाती है और फिर वापस वो फिलअप सूचनादाता उन प्रश्नावली में उत्तरों को भरकर वापस वो लौटा देते हैं। तो इसमें समय की बचत होती है। अन्य विधियों के जैसे अवलोकन विधि है या फिर अनुसूची विधि है या फिर साक्षात्कार विधि है, उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा समय की बचत होती है। धन की बचत, इसमें धन भी कम लगता है क्योंकि इसमें अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अकेला व्यक्ति, एक शोधकर्ता ये सारा काम कर सकता है क्योंकि उसे प्रश्नावली निर्माण के करने के बाद सिर्फ उस पर चयनित सूचनादाताओं का पता लिखकर बाई पोस्ट उनके पास भेजनी होती है। इसके पश्चात उसके बाद जो प्रश्नावली हमारे पास वापस लौट कर आएगी
उनका जो डाटा है उसका सारणीय वर्गीकरण करने के पश्चात उसका विश्लेषण किया जाएगा और जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो काम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें केवल जो खर्चा आएगा वो प्रश्नावली तैयार करने का, उसका प्रिंटिंग का और डाक का थोड़ा बहुत खर्चा आता है। उसी खर्चे से सूचनाएं हमारे पास एकत्रित हो जाती है, तो ये धन की भी बचत करती है। श्रम की बचत, श्रम की बचत का तात्पर्य ये हुआ कि प्रश्नावली विधि में बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें केंद्रीय स्तर पर एक सूचना शोधकर्ता के द्वारा ये संपूर्ण कार्य पूरा किया जा सकता है। तो इसमें समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। विशाल जनसंख्या का अध्ययन, प्रश्नावली विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि एक साथ में बहुत विस्तृत क्षेत्र का बहुत सारे सूचनादाताओं का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है। एक साथ विषय से संबंधित उनसे सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इसमें प्रश्नावली विधि में प्रत्येक सूचनादाता के पास प्रत्यक्ष रूप से शोधकर्ता नहीं जाता, बल्कि वो डाक या पोस्ट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से प्रश्नावलियों को जो चयनित सूचनादाता है उनके पास भेज देता है और एक ही साथ में बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है। अब यातायात और संचार के विकसित साधन होने के कारण एक साथ में बहुत बड़े विशालकाय जनसंख्या, विशाल क्षेत्र का अध्ययन इसमें संभव है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए यह विधि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं प्रशासित, स्वयं प्रशासित का मतलब हुआ अपने आप ही कार्य करती है, क्योंकि जो ये प्रश्नावली है इसमें प्रश्नावली में बहुत अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि अकेला व्यक्ति इस प्रश्नावली जो पोस्ट करने का काम है वो अकेला व्यक्ति कर सकता है। तो इसलिए न तो कर्मचारियों के संगठन की ज़रूरत पड़ती, न कर्मचारियों की प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है इसमें, न ही कर्मचारियों को किसी तरह के प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सिर्फ जो शोध करता है वो प्रश्नावलियों को सूचनादाता के पास भेजेगा और सूचनादाता उनको भर के, उनके उत्तर भर के वापस शोधकर्ता के पास भेज देगा। तो स्वयं प्रशासित का मतलब ये प्रश्नावली अपने आप ही कार्य करती है, अपने आप ही सूचना एकत्रित करती है। सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति, प्रश्नावली विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि इसमें सूचनाएं बहुत विस्तृत क्षेत्र से और बहुत जल्दी प्राप्त होती है। बहुत जल्दी प्राप्त कैसे होती है कि इसमें जो सूचनादाता के पास प्रश्नावलियां एक साथ पहुंच जाती है बाई पोस्ट के माध्यम से और निर्धारित समय में उत्तरदाताओं द्वारा उस प्रश्नावली को फिलअप करके वापस शोधकर्ता के पास भेज दी जाती है। तो इसका परिणाम क्या होगा? एक बहुत बड़े क्षेत्र से थोड़े ही समय में बहुत अधिक सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाती है। स्वतंत्र एवं प्रमाणित सूचनाएं, फ्री एंड वैलिड इंफॉर्मेशन। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब सूचनादाता या उत्तरदाता प्रश्नावली को फिलअप करता है तो उसके पास दूसरा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, इसलिए वह खुलकर अपने विचार वहाँ पर प्रस्तुत कर सकता है और परिणाम स्वरूप जो सूचनाएं हैं वो प्रमाणित सूचनाएं प्राप्त होती है। इस प्रकार जो प्रश्नावली है उससे प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय, निष्पक्ष, स्वतंत्र और वास्तविक होगी। सरल प्रविधि, प्रश्नावली विधि है ये बहुत ही एक सरल प्रविधि है। सरल प्रविधि कैसे है कि प्रश्नावली निर्माण कर लेने के पश्चात जो कार्य है वो बहुत ही सरल होता है, क्योंकि उसके पश्चात तो चयनित जो इकाइयां हैं, चयनित सूचनादाता है, उसके पश्चात उनका पता लिखकर, एड्रेस लिखकर डाक के माध्यम से भेजनी होती है और फिर वही प्रश्नावली उत्तरदाता भर के वापस लौटा देते हैं। तो ये प्रश्नावली विधि प्रविधि है वो एक बहुत ही सरल प्रविधि है। सूचनादाता के लिए सुविधाजनक, प्रश्नावली विधि सूचनादाता के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। सुविधाजनक इसलिए है कि क्योंकि इसमें सूचनादाता जब भी अपने को समय मिले, अपने पास समय के अनुसार जो सूचनादाता वो सोच समझकर इनके उत्तर दे देता है। उन पर किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होती, न ही उनके पास दूसरे व्यक्ति मौजूद होते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार जब भी उसे अच्छा लगे, जिस समय अच्छा लगे, जब वो खाली हो, बड़े ही आराम से सोच समझकर उसको फिलअप करता है, उन उत्तरों को लिखता है। पुनरावृत्ति संभव है, प्रश्नावली से पुनरावृत्ति भी संभव है, क्योंकि कई बार अनुसंधान का एक क्षेत्र ऐसा होता है, अनुसंधान का कार्य ऐसा होता है, वो समस्या या विषय ऐसा है कि हमें उस क्षेत्र से बार बार सूचनाओं के संकलन की आवश्यकता पड़ती है। या कई बार प्रश्नावली गुम भी हो जाती है, जो पहले प्रश्नावली हमने कलेक्ट की वो गुम भी हो सकती है। तो इससे क्या होता है, प्रश्नावलियाँ पहले से एडवांस में छपा कर रख ली जाती है, ज़्यादा प्रश्नावलियाँ प्रिंट आउट करवा ली जाती है
और जिस क्षेत्र से हमें दोबारा सूचनाओं की आवश्यकता है उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के लोगों के पास वही प्रश्नावलियाँ दोबारा भेजी जा सकती है, या समय समय पर जैसे जैसे हमें और सूचनाओं की ज़रूरत है तो प्रश्नावलियाँ वहाँ पर भेजी जा सकती है। इसलिए हमारे पास बार बार या पुनरावृत्ति के आधार पर सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। तुलनात्मक अध्ययन, अब जो प्रश्नावली से हमारे पास सूचनाएं आती है उन सूचनाओं में समानता या विभिन्नता के आधार पर हम उनका वर्गीकरण भी कर लेते हैं, उनका सारणीयन भी हो जाता है। जब उनको समानता और विभिन्नता के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण और सारणीयन कर लिया तो इसके आधार पर विभिन्न इकाइयों का तुलनात्मक अध्ययन भी संभव है। मतलब प्रश्नावली प्रविधि विभिन्न इकाइयों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है। सांख्यिकी विश्लेषण, प्रश्नावली विधि से हमारे पास जो सूचना या जो डाटा उपलब्ध होते हैं उन डाटा या सूचनाओं का हम अलग अलग समानता और विभिन्नता के आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं। फिर उनका अलग अलग वर्गीकरण करने के पश्चात उनका सांख्यिकी विश्लेषण भी आसानी से किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रश्नावली विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है जिसमें कम समय, कम लागत के और कम श्रम के आधार पर बहुत सारे सूचनादाताओं का एक साथ बहुत ही कम समय में वास्तविक और प्रमाणित सूचनाएं प्राप्त करके अपने अध्ययन कार्य को सफल बनाया जा सकता है। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि प्रश्नावली विधि में बहुत सारे लाभ हैं, तो इसका मतलब इसमें कोई दोष या कोई सीमाएं या कोई अवगुण नहीं है। प्रश्नावली विधि के अपने दोष भी हैं, तो इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। डीमेरिट्स ऑफ ए क्वेश्चनियर, प्रश्नावली है उसके कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी इसकी सीमाएं हैं, क्या क्या इसके अवगुण हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त, इनअप्रोप्रिएट फॉर अनएजुकेटेड पीपल, प्रश्नावली विधि का सबसे बड़ा दोष ये है कि प्रश्नावली विधि अशिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, यह केवल शिक्षित लोगों के लिए है। शिक्षित लोगों से इसे सूचनाएं प्राप्त की जाती है क्योंकि प्रश्नावली विधि में सूचनादाता को उत्तर लिख कर देने होते हैं। और दूसरा, सूचनादाता के सामने शोधकर्ता मौजूद नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, इसलिए अशिक्षित व्यक्ति उन प्रश्नों को न तो पढ़ना जानते हैं न ही उनका उत्तर लिखना जानते हैं। तो यह विधि अशिक्षित लोगों के लिए, निरक्षर लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, ये केवल शिक्षित या एक पक्ष के लोगों का अध्ययन करती है। अपूर्ण सूचनाएं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जो प्रश्नावली विधि है इसका दूसरा महत्वपूर्ण दोष है अपूर्ण सूचनाएं, क्योंकि इससे में क्या होता है, शोधकर्ता सूचनादाता के सामने मौजूद नहीं होता है। तो कई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो सूचनादाता के समझ में न आ रहे हों, तो सूचनादाता फिर उन प्रश्नों को छोड़ देता है, उनके उत्तर नहीं लिखता है और वो प्रश्नावली को आधी अधूरी ही वापस लौटा देता है। तो इससे क्या होता है, जो शोध करता है उसके पास अधूरी सूचना पहुंचती है जो कि किसी काम की नहीं है और इससे उसका अध्ययन का जो कार्य है वो भी सफल नहीं हो सकता, उसका अनुसंधान या शोध का कार्य है वो सफल नहीं हो सकता। अगला इसका जो महत्वपूर्ण जो दोष है वो है प्रत्युत्तर की समस्या। प्रत्युत्तर का मतलब हो गया कि इसमें प्रश्नावलियां लौट कर नहीं आती। हम प्रश्नावलियां जो है वो शोधकर्ता के द्वारा सूचनादाताओं के पास भेज दी जाती है, परंतु आमतौर पर यह होता है कि सूचनादाता उन प्रश्नावलियों को भर के वापस लौटाते ही नहीं है। अब वापस जब वो नहीं लौटाएंगे तो फिर सूचना शोधकर्ता के पास नहीं पहुंचेगी। अब प्रश्नावलियों को वापस नहीं लौटाते और बार बार उनके पास अनुगामी पत्र भी भेजे जाते हैं, फिर भी प्रश्नावलियां लौट कर नहीं आती। लगभग आधी प्रश्नावलियां ही लौट कर वापस नहीं आती है और प्रश्नावलियां जब लौट कर, जितनी कम प्रश्नावलियां लौट कर आएगी उतनी सूचना हमारे पास कम पहुंचेगी और यदि सूचना कम पहुंचेगी तो शोध या अनुसंधान का कार्य वो सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। अस्वस्थ व अस्पष्ट लेख, लेख का मतलब हैंड राइटिंग। कई बार ये होता है कि जो उत्तरदाता है उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसकी राइटिंग अस्पष्ट है या बहुत ही गंदे अक्षर लिखता है, वो किसी के समझ में नहीं आते हैं, बहुत सारी कटिंग कर देता है, अक्षरों को घसीट कर लिखता है
ओवर राइटिंग कर देता है। तो उससे क्या होता है, वो सूचना जो उत्तर दाता या सूचना दाता ने जो सूचनाएं दी है, जो उत्तर लिखे हैं, वो शोधकर्ता के समझ में नहीं आते हैं। और यदि सूचना समझ में सही तरह से नहीं आएगी तो अध्ययन का कार्य भी सफल नहीं हो सकता। तो अस्वच्छ या अस्पष्ट जो लेख है या राइटिंग है, वो भी प्रश्नावली का एक बहुत बड़ा दोष है। सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव है। अब हमने बहुत सारे सूचनादाताओं का चयन किया है। वो जो सभी सूचनादाता है, उनकी सामाजिक आर्थिक जो परिस्थिति है वो अलग अलग है, उनकी जो पारिवारिक परिस्थिति है वो अलग अलग है, उनका जो सांस्कृतिक है कल्चर है वो अलग है, उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनका एजुकेशन जो स्तर है लेवल है वो अलग हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना जो उन अलग अलग सामाजिक आर्थिक पारिवारिक स्थिति वाले, अलग संस्कृति वाले, अलग अलग कम पढ़े लिखे अधिक पढ़े लिखे सभी लोगों के लिए एक जैसे प्रश्नों का निर्माण करना बहुत मुश्किल कार्य है। और ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना जिसमें सभी लोग एक ही अर्थ में उनका प्रयोग करें संभव नहीं है। तो जब सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव है तो प्रश्नावली सफल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रश्नावली तभी सफल होगी जब जो प्रश्न लिखा है उस प्रश्न का सभी सूचनादाता एक ही अर्थ में उसका प्रयोग करें। विश्वसनीयता का अभाव, लैक ऑफ रिलायबिलिटी। प्रश्नावली का एक सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें कोई विश्वसनीयता नहीं होती, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से ही पक्षपात की संभावना रहती है, सूचनादाता के तरफ से भी और शोधकर्ता की तरफ से। क्योंकि जो सूचनादाता सूचना उपलब्ध करवाता है उस समय शोधकर्ता उसके सामने मौजूद नहीं होता है। जब सूचनादाता सामने मौजूद नहीं है तो उत्तरदाता और सूचना प्राप्तकर्ता सामने एक दूसरे के आमने सामने मौजूद नहीं है, तो सूचनादाता अपनी मनमर्जी से जो सूचना उसके दिमाग में आए, जो अच्छी लगने वाली हो वही दे सकता है, और हो सकता है वास्तविक सूचना छिपा ले। और दूसरा ये भी हो सकता है कि उसकी दी हुई सूचना, उसकी बताई हुई बातें जो शोध करता है उसके समझ में ना आए और वो उसे अपने हिसाब से ले ले। तो इसमें दोनों ही तरफ से सूचनाओं को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, दोनों ही तरफ से पक्षपात की संभावना रहती है। तो यदि हमारे पास आधी अधूरी या फिर पक्षपातपूर्ण सूचना आती है तो उससे जो अध्ययन किया जाएगा, जो शोध कार्य किया जाएगा, वो विश्वसनीय नहीं होगा। गहन अध्ययन का अभाव, प्रश्नावली में एक महत्वपूर्ण दोष ये भी है कि ये गहन अध्ययन का इसमें अभाव पाया जाता है, क्योंकि शोधकर्ता सूचनादाता के सामने मौजूद नहीं है, इसलिए उसकी जो गहन सूचनाएं उपलब्ध नहीं की जा सकती। वो साथ साथ में उसके जब सूचना वो दे रहा है, उत्तर बता रहा हो, तो उसके व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता, उसके मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता, भावनात्मक सूचनाओं की प्राप्ति नहीं की जा सकती। वो केवल सूचनादाता अपनी सतही या बाहरी या ऊपरी सूचना देता है, इसलिए जो अध्ययन है उसमें गहनता नहीं आती, अवलोकन व साक्षात्कार का लाभ नहीं मिलता। इसमें सूचनादाता के सामने शोधकर्ता उपलब्ध नहीं होता है, इसी के कारण न तो उनके व्यवहार का अवलोकन कर सकता है, न यदि कोई सूचना उसे सत्यापित करनी हो, प्रमाणित करनी हो, तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ सकता है, मतलब उसका साक्षात्कार का भी लाभ उसे नहीं मिलता है। अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव, अब कई बार ऐसा होता है कि जो सूचनादाता है उसको प्रश्न समझ में नहीं आए, यदि अनुसंधान करता है शोधकर्ता सूचनादाता के समक्ष मौजूद होता तो उस प्रश्नों को समझा सकता था, परंतु प्रश्नावली विधि में जो शोध करता है वो सूचनादाता के सामने मौजूद नहीं होता है। तो जिस समय सूचनादाता को प्रश्नों के समझने में अनुसंधानकर्ता की सहायता की जरूरत पड़ती है तो उसे वो सहायता नहीं मिल पाती, इसीलिए या तो वो उस प्रश्न की अपने हिसाब से हो सकता है वो गलत समझकर उसका उत्तर भर दे, या उस प्रश्न को वो खाली भी छोड़ सकता है। दोनों स्थितियों में शोध कार्य के लिए यह अच्छा नहीं है। भावनात्मक प्रेरणा का अभाव, प्रश्नावली विधि का एक दोष ये भी है कि इसमें भावनात्मक दोनों ही सूचनादाता और सूचना प्राप्तकर्ता एक दूसरे के व्यवहार से भावनात्मक रूप से प्रेरित नहीं हो पाते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने मौजूद नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि प्रश्नावली विधि के बहुत सारे गुण भी हैं, परंतु इसके साथ साथ इसमें दोष भी कम नहीं है। परंतु अधिक दोष होने का मतलब यह कतई नहीं है कि प्रश्नावली विधि है वो एक अच्छी विधि नहीं है। प्रश्नावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है प्राथमिक तथ्य संकलन करने की, और बहुत ही कम खर्चे पर अध्ययन करने वाली एक विधि है। इसमें जितने भी दोष है वो शोधकर्ता की
सूझबूझ के द्वारा, उसकी चालाकी के द्वारा, उसकी अनुभव के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा उन दोषों को आसानी से दूर किया जा सकता है। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस भी इसमें बता देते हैं हम, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं, प्रश्नावली के निर्माण की प्रक्रिया बताएं। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोषों के बारे में बताएं। ये 16 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर स्पष्ट करें। या अनुसूची से आप क्या समझते हैं, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर स्पष्ट करें। अनुसूची का जो वीडियो है वो हम आपको पहले करवा चुके हैं, ये लेक्चर हम आपको पहले दे चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको ये इसका आंसर भी बताना है कि प्रश्नावली विधि है, इसको अप्लाई करने के, इसके प्रयोग करने के कितने तरीके हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।